अडल्ट वेबसाइट, अडल्ट कंटेंट, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। लाइफ में एक ना एक बार आपने ये वेबसाइट जरूर विजिट की होगी, नहीं की? डाटा ये शो करवाता है वर्ल्ड की टॉप अडल्ट फिल्म वेबसाइट पर हर महीने 13 मिलियन विजिट आते हैं और जो सेकंड टॉप पे वेबसाइट है उस पर 9 मिलियन विजिट आते हैं। आप कोई एग्री करे या ना करे, लाइफ में एक ना एक बार आपने ये वेबसाइट जरूर विजिट की होगी। आज के समय में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हर एक सेकंड पे 28,000 यूजर अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे। आप ये जानकर हैरान होंगे, हर एक सेकंड पे अराउंड 2.5 लाख रुपए स्पेंड किए जाते हैं सिर्फ इंटरनेट पर। ये कुछ चंद वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये जो 10 सेकंड का प्लेयर मिलता है ये फ्री में नहीं मिलता। इंडस्ट्री के पीछे काफी कुछ ऐसा है जिसे जानने के बाद शायद आप खुद अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने का रिग्रेट करेंगे। आज इंटरनेट पर 4 मिलियन से ज्यादा अडल्ट साइट मिल जाएंगी जो पूरे इंटरनेट को 12% कवर करती है। एब्लिकॉन, फ्री टेक, डेजर्ट या जितनी भी आज तक अडल्ट साइट आपने सुनी या देखी, इनको एक ही कंपनी ऑन करती है। यानी पूरी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है जो अपनी आइडेंटिटी को काफी ज्यादा सीक्रेट रखना पसंद करता है। आज इस पूरे एम्पायर को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे जो 5 सेकंड का प्लेयर सबको मिलता है इसकी क्या कॉस्ट होती है, इंडस्ट्री के बैकएंड में क्या चलता है और इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लोगों का सैक्रिफाइस है और साथ ही में आपके माइंड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जब मेन स्ट्रीम नहीं हुआ करता था तब हर तरह के कंटेंट को देखने के लिए लोग सीडी या डीवीडी का यूज किया करते थे। अब वो चाहे टीवी, मूवीज या अडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो, उस वक्त अडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी टॉप पर थी जो डीवीडी के थ्रू इस कंटेंट को सेल किया करती थी। वो थी विविड एंटरटेनमेंट। यूट्यूब, विमियो जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो गए। फिर 2005 से 2008 तक डीवीडी की सेल 86% से ड्रॉप हो गई। मैट किजर, स्टीव मोनेस, फैरिजन टॉन एंड ऑसम यूसुफ। सन 2004 में इन 4 लोगों का ग्रुप इंटरनेट पर पैसा कमाने के लिए डिफरेंट वेबसाइट क्रिएट किया करता था। इसी दौरान इन्होंने कुछ अडल्ट वेबसाइट क्रिएट की। इसे 2 सेगमेंट में रखा गया, पहला प्ले टू वॉच, दूसरा ट्यूब साइट यानी फ्री टू वॉच। अब ट्यूब साइट का पूरा एरिया यूट्यूब से ही कॉपी किया गया था। बेसिकली ट्यूब साइट अडल्ट कंटेंट के लिए एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और यूट्यूब नॉन एक्सक्लूसिव और सिंपल कंटेंट के लिए। इवन इनका नाम भी यूट्यूब से इंस्पायर था, रेड्यूब, यूप्रॉन। बट ट्यूब साइट पर सिर्फ प्री अपलोडेड कंटेंट अवेलेबल था जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज को फेस करना पड़ता था। इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इन चारों ने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, बेसिकली हॉलीवुड लाइक प्रोडक्शन कंपनी बट एडल्ट। अब ट्यूब साइट को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने लगी। इन पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होने लगी और साल 2007 तक और ट्यूब साइट इंटरनेट को डोमिनेट करने लगी जो बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। फ्री एडल्ट कंटेंट का मतलब था ये वेबसाइट। ये वेबसाइट लोगों में बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगी और साथ ही में ट्यूब साइट को एक अच्छी ग्रोथ मिल रही थी। इन चारों ने अपने बिजनेस को सीक्रेट रखने के लिए और इन लीगल इशू से बचने के लिए एक कंपनी रजिस्टर की जिसका नाम था मैनविन और अपनी सारी एडल्ट साइट्स को मैनविन के अंडर पुट कर दिया। लेकिन फिर साल 2010 में इन्हें अपनी कुछ अंदरूनी मामलात की वजह से सारी वेबसाइट्स को सेल करना पड़ा और इसे खरीदा फैबियन थिलमैन ने जो मैनसॉफ्ट कंपनी का ओनर था। इसके अंडर प्लेबॉय और वेबकैम जैसी बहुत सारी अडल्ट वेबसाइट आया करती थी। प्रोफेशन वाइज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने नेक्स्ट जनरेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो सॉफ्टवेयर ये ट्रैक करता था कि कितने यूजर ने वेबसाइट के एड और बैनर पर क्लिक किया और इसी कमाए हुए पैसों से फैबियन थिलमैन ने सारी एडल्ट वेबसाइट कंपनी को ऑन करना स्टार्ट किया। साल 2006 में उसने प्लेबॉय के राइट खरीदे। साल 2010 में बाकी ट्यूब साइट को एक्वायर किया। फैबियन एक इंडियन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट भी था। उसकी ओनरशिप में पॉर्नहब काफी तेजी से ग्रोथ करने लगी क्योंकि उसे पता था इसे टॉप सर्च में कैसे लाना है। फैबियन एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर भी था तो अब उसे ग्रो करने के लिए फैबियन को फंडिंग की जरूरत थी। उसने $350 मिलियन की फंडिंग उठाई। मेजर इन्वेस्टर थे जीपी मॉर्गन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। और फिर 2012 में उसने अपनी दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बनाई माइंडगिक के नाम। अब जितनी भी अडल्ट वेबसाइट हो या अडल्ट कॉन्टेंट वो एक ही कंपनी के हाथ में है जिसका नाम है माइंडगिक। ये कंपनी सीक्रेटली सारे अडल्ट वेबसाइट को ऑन किया करती थी और खुद को डिजिटल मार्केटिंग की तरह प्रेजेंट करती थी। ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा सीक्रेट रहना पसंद करती है। हमें सिर्फ चंद सेकंड का फाइनल कंटेंट देखने को मिलता है
जिसे बहुत से लोग अपनी लस्ट फिजिकली नीड को पूरा करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के काफी लोगों के हिसाब से आज भी ये बी ग्रेड इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने का इल्जाम लगा है, इवन प्रूव हुआ है। और साल 2024 एडल्ट फिल्म के लिए काफी स्ट्रेंज रहा है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म स्टार अचानक गायब हो गए। इन सब के गायब होने की वजह ड्रग्स और मेंटल टॉर्चर्स है। और जितने भी एक्ट्स हम लोग देखते हैं, इसमें ज्यादातर ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि एक यंग एज में एक्टर्स की डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हर साल इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों बनते हैं? इसकी मेन वजह है इंडस्ट्री की ग्रोथ और मोनेटाइजेशन। बहुत ही कम समय में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है और सब एक्टर अपनी मर्जी से इस इंडस्ट्री में नहीं आते। ज्यादातर लोगों को फोर्स और ट्रैप करके लाया जाता है, यानी उसको उसके असल काम का नहीं बताया जाता। एक वेबसाइट के ऑनर लड़कियों को ज्यादातर क्लॉथिंग एड्स के जरिए बुलाते थे और फिर एडल्ट कंटेंट के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था और कहते थे कि ये कहीं पे अपलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में ये पूरे इंटरनेट पे देखा जाता था। फिर कुछ शवाहिद सामने आई और इन पर केस किया गया। फिल्म के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड चलाए गए। ट्विटर ट्रेंड देखते हुए कनाडा पार्लियामेंट ने माइंडगेट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 1 करोड़ वीडियो रिमूव करने का कहा। अडल्ट कंटेंट एक बड़े नंबर पर अवेलेबल है, क्योंकि इसे कंज्यूम करने वालों का नंबर बहुत ज्यादा हाई है। अडल्ट 3 वेबसाइट्स पर हर 1 मिनट में 1,35,000 न्यू व्यूज एड्स होते हैं। आजकल अर्ली एज में सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है। वक्त से पहले अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर लेना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि एक सर्टेन एज में आपका माइंड ग्रो करना बंद कर देता है। जब एक इंसान अर्ली एज में इस कंटेंट को कंज्यूम करता है तो वो उसी लम्हे अपनी इनोसेंस खो देता है। उसका वीमेन रिलेशनशिप और दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है और फिर वो चाह कर भी पहले की तरह नहीं सोच पाएगा जैसा वो कंटेंट कंज्यूम करने से पहले सोचा करता था।